वेलकम टू वन शॉट रिवीजन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स गाइस। हम लोग इसमें पूरा का पूरा जल्दी जल्दी इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, प्लस इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो जल्दी से इसके रिवीजन को शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पॉइंट नंबर ए, रिडेम्पशन इज अ प्रोसेस ऑफ पेइंग एन ऑब्लिगेशन एट द प्री अरेंज्ड अमाउंट एंड टाइमिंग। जो ऑब्लिगेशन होती है ये कंपनी के ऊपर होती है, और प्री अरेंज्ड अमाउंट मतलब रिडेम्पशन का जो अमाउंट होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है, और किस टाइम पे रिडीम करना है ये भी पहले से डिसाइडेड होता है। ये दोनों ही चीज़ें प्रेफरेंस शेयर्स पे लिखी रहती हैं पहले से ही। पॉइंट नंबर बी, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग राइट टू रिडीम ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विद इन और एट द एंड ऑफ द गिवन टाइम पीरियड एट द अरेंज प्राइस। सेम एक्सटेंशन है फर्स्ट वाले पॉइंट का। पॉइंट नंबर सी, शेयर होल्डर्स विल बी रीपेड एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट पे इनको रीपे करना होगा। द अमाउंट विच दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट इन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, किस तरीके से इन्वेस्ट किया है, कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको बाई करते हैं ना, तो माना जाता है कि कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंट पेमेंट एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बात हो रही है इंटरेस्ट की, तो उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो भी, और जो इंटरेस्ट मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स पे उनको भी। फ्रीक्वेंट पेमेंट एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट भी आप बोल सकते हो। पॉइंट नंबर डी, द रिडेम्पशन डेट इज द मेच्योरिटी डेट ऑन विच द रीपेमेंट टेक प्लेस। जो पेमेंट होती है वो मेच्योरिटी डेट पे ही होती है। पॉइंट नंबर ई, रिडेम्पशन डेट इज प्रिंटेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट। तो उसके ऊपर प्रिंट होता है कि कितने साल बाद इस चीज़ को रिडीम किया जाए। बात करें, कंपनी कैन एडजस्ट इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर by eliminating preference shares and replacing it with other securities if it is advantageous। देखिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर पढ़ा होना चाहिए जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कंपनी होती है, कंपनी को फंड करने के तीन तरीके होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है, तो इसको रिडीम करके प्रेफरेंस शेयर्स को पे ऑफ कर दो, तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में से प्रेफरेंस शेयर्स हट जाते हैं। लेकिन आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए आपको पैसे तो चाहिए होंगे, तो फंडिंग कहाँ से कर सकते हो आप? इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर के थ्रू आप अपने कंपनी की फंडिंग कर सकते हो। वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हो जाता है, जिससे भी कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एकदम लोएस्ट है, उस प्रोपोर्शन में इन शेयर्स को और डिबेंचर्स को इशू किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आ गया। पॉइंट नंबर जी, अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। ठीक है, कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, उनको रिडीमेबल ही इशू करना पड़ेगा। कंसेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के कितने मेथड्स होते हैं भाई साहब? रिडेम्पशन के 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले बाई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला पार्ट देखने वाले हैं, बाई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। आ जाइए। ए, द प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पज। ठीक है, अगर आपने डिवेंचर को इशू किया रिडीम करने के लिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। डिवेंचर्स का जो अमाउंट होता है इशू करने के बाद, उससे आप रिडीम नहीं कर सकते, उसको यूज ही नहीं कर सकते रिडीम करने के बाद। व्हेन द फ्रेश इशू इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पीएस मतलब प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम, द क्वेश्चन राइजेस वेयर द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स विल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट उसमें इंक्लूड होगा फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन कि नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी थ्योरी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप देख लो। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप अपने हिसाब से एग्जामिनेशन में इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखो। तो आफ्टर ऑल बीकॉम का एग्जाम है, जब तक 4-5 पेज एक्स्ट्रा नहीं लिखे तब तक मज़ा आया उस चीज़ का। आ जाइए, क्वेश्चन सेक्शन नंबर 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी। सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए ही आप यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट है, जो उस रिजर्व में अमाउंट है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, इसके लिए यूज़ कर सकते हो। दूसरा, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। पॉइंट नंबर 3, टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट ऑन सिक्योरिटीज और डिवेंचर्स। पॉइंट नंबर डी, टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स। पॉइंट नंबर ई, फॉर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये बाईबैक वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर भी होता है, तो बाईबैक वाला पॉइंट आप लिखना मत भूलना। ये जो 6 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं बेसिकली, इसके लिए जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट का। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज। देखिए, इसमें एक अकाउंटिंग एंट्री करना मुझसे रह गया। उसमें होता ये है कि दिया रहता है क्वेश्चन में कि कंपनी के पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, और उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, ऐसा दिया रहता है। तो इसमें आपको एंट्री कौन सी पास करनी है? अगर आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया है तो आपके पास अमाउंट आएगा, मतलब पैसा आएगा। पैसा आएगा तो बैंक को आप डेबिट करोगे,
इन्वेस्टमेंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट। उसके बाद यहाँ पर कोई पीएनएल रहेगा, यहाँ पर कोई पीएनएल रहेगा, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। अब प्रॉफिट है कि लॉस है वो आपको देखना पड़ेगा, लॉस आएगा तो डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इसको आप लोग को ध्यान रखना, छोटी सी एंट्री थी ये मिस हो गई थी करना, कुछ कुछ क्वेश्चन में पूछ लिया गया था। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, न्यू शेयर्स आर इशूड एट पार। जब नया शेयर्स इशू होते हैं तो उसके बदले में पैसे मिलते हैं हमें, मतलब कंपनी को, तो बैंक को डेबिट करती है, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करती है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो सेम एंट्री रहेगी लेकिन प्रीमियम का एक अलग से वो आ जाएगा, तो बैंक हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल या जो कुछ भी शेयर्स आप इशू कर रहे हो वो हो जाएगा, यहाँ पे सेम एंट्री रिपीट हो रही है और सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्रेडिट कर देते हो। पॉइंट नंबर 3, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार। जब पार पे रिडीम करते हो, मतलब 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में रिडीम कर रहे हो आप, ठीक है, पार का मतलब ये होता है, उसमें प्रीमियम नहीं होता जरा सा भी। तो ये हो जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये ड्यू किया। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम। प्रीमियम पे रिडीम मतलब 10 रुपये का शेयर है और अगर मान लेता है 50 रुपये में रिडीम कर रहे हो, तो 10 रुपये का फेस वैल्यू हो जाता है और 40 रुपये का जो होता है वो प्रीमियम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री जो होती है वो हो जाती है यहाँ पे, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम बेसिकली इनके लिए एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, इसलिए डेबिट किया हुआ है या एक तरीके से मान सकते हो लॉस है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। पॉइंट नंबर 5, वन पेमेंट इज मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अभी यहाँ लोग आपने ड्यू कर दिया ना, यहाँ पे ड्यू किया, यहाँ पे ड्यू किया, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये प्रीमियम शेयर होल्डर्स नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होगा यहाँ पर को, बाई मिस्टेक हो गया ये। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को आपको खत्म करना होता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक। तो बेसिकली क्या होता है ना, आप अगर इसको अच्छे से देखोगे, मैं एंट्री नंबर 1 के साथ बता देता हूँ यहाँ पे ऊपर वाली से। इन दोनों एंट्रीज को जब आप कंबाइन करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम और रिडम्पशन टू बैंक। लेकिन अब डायरेक्टली एंट्री नहीं किया जाता बुक्स ऑफ अकाउंट में, उनको एक एक करके एंट्री किया जाता है, पहले ड्यू करते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 एंट्रीज पास करनी होती हैं। उसका पॉइंट नंबर 6, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन, जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, जो लॉस हुआ है वो भी तो कहीं पे जाएगा, तो उसको पीएनएल में डेबिट कर देते हैं, पीएनएल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंसेप्ट नंबर 4 पे, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। जो हमने ऊपर देखा था ना, रिडम्पशन बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, ये 2 तरीके से आता है। एक तो क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है, दूसरा होता है आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम लोग वही कैलकुलेशन देख रहे हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इफ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डज नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉलोइंग स्टेप्स आर गिवन बिलो। ठीक है, इन तीन तीन स्टेप्स होते हैं बेसिकली, इससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कितने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशू होते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 में आ जाएगा आपका, ओहो रुको, हाँ ठीक है। स्टेप 1, कैलकुलेट मिनिमम अमाउंट ऑफ आरएनएस। आरएनएस मतलब रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंसिडरिंग द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। जो एडजस्टमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट जो दिए रहते हैं क्वेश्चन में, उसको भी कंसिडर करने के बाद, ठीक है। रिजर्व सरप्लस मतलब फ्री रिजर्व जो रहते हैं उनको। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना होता है, स्टेप नंबर 2 में आपको करना होता है मिनिमम प्रोसीड्स ऑफ रियल ऑफ फ्रेश इशू। मिनिमम प्रोसीड्स कितने रहते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल। ये जो फॉर्मेट मैंने बताया होगा, इसी फॉर्मेट में आपको प्रोसीड करना है। ये आपको अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अभी बस सुन लो, आप लोग अपने नोटिंग कर लो। इसके ऊपर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके अंदर इसकी वर्किंग दिखा दूंगा मैं आपको, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला जो स्टेप है ये कर देंगे, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, मिनिमम प्रोसीड्स मतलब जितना भी अमाउंट होगा अपॉन इशू प्राइस डिवाइड बाई इशू प्राइस, तो ये हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। और पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा, स्टेप नंबर 4, एडजस्टमेंट टू स्टेप 3, नो इशू कैन बी मेड ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स। फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं होते उसमें, मतलब 1.5 या 1.75 ऐसे कोई शेयर्स नहीं होते, एक शेयर 2 शेयर ऐसे रहते हैं, फ्रैक्शंस में नहीं आता शेयर्स। दस राउंडिंग ऑफ टू नेक्स्ट फिगर्स मल्टीपल ऑफ 50 या 100 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। राउंडिंग ऑफ कर देना ताकि नंबर ऑफ शेयर्स जो रहते हैं, थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा ही, एक शेयर ज़्यादा ही इशू कर दोगे एटलीस्ट अमाउंट कम नहीं पड़ेगा, तो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं रहता, थोड़ा बहुत इतना चलता है, क्योंकि करोड़ की बात हो रही होती है इसके अंदर, लैक्स एंड करोड़ की, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे आप लोग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 की। फर्स्ट मेथड में आप लोगों का था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स, और सेकंड था आप लोगों का बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो हम लोग मेथड नंबर 2 की बात करते हैं।
अनदर मेथड इज टू यूज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन प्लेस ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर्स। जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप लोग रिडेम्पशन कर सकते हो, आपको नए शेयर्स इशू करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेथड ऑन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन शेयर्स आर रिडीम्ड बाय यूटिलाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके उसको यूज़ करके अगर आप शेयर्स रिडीम करते हो, द अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब जितने में ये फेस वैल्यू जो होता है ना, आपको शेयर सर्टिफिकेट में दिया रहता है, क्वेश्चन में भी दिया रहेगा। The an amount equal to face value of shares redeemed is transferred to CRR by debiting the profitable distributable profit। तो जितना फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट रहेगा वो आपका सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा। सीआरआर मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये एक और रिजर्व होता है। ठीक है, जैसे पीएनएल एक रिजर्व होता है, उसमें आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है, वैसे सीआरआर भी एक रिजर्व होता है। ठीक है ना। उसके बाद when any such shares are redeemed otherwise than out of proceeds of fresh issue, there shall be out of profit which would otherwise have been available for dividend be transferred to reserve fund, so called CRR amount, CRR account, sum equal to the nominal value of the shares redeemed। मतलब वही बोल रहा है कि जो आपका फेस वैल्यू ऑफ, यही वाला पॉइंट जो है ना, इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दिया है यहाँ पे। मतलब ये कि जो आपका फेस वैल्यू होता है ना, शेयर जितने आप रिडीम कर रहे हो उसके फेस वैल्यू को इक्वल आपका अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना है। ठीक है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वर्किंग नोट होता है, बेसिकली फॉर्मूला तो नहीं होता, वो मैं आप लोगों को अभी इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट में बता दूंगा। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 5, रिडेम्पशन ऑफ पार्टली पेड पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर्स। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन इज दैट ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। इसमें आपको पार्टली पेड जो शेयर्स रहते हैं उसको आप रिडीम नहीं कर सकते, फुल्ली पेड होने चाहिए रिडेम्पशन के लिए। इफ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम स्टेट्स दैट इट इज डिसाइडेड टू रिडीम पार्टली पेड partly called up preference shares, then it is assumed that final call on these shares is demanded and received before the proceeding with the redemption। मतलब ये कि अगर पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स है, उसमें हम लोग ये मान लेंगे कि उसमें जो जितना अमाउंट कॉल्ड अप किया हुआ है, मतलब फुल्ली पेड ही हम लोग कर सकते हैं ना, तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ है उसको कॉल्ड अप कर दिया गया है और रिडेम्पशन से पहले अमाउंट रिसीव कर लिया गया है। मतलब रिडेम्पशन से पहले सारे के सारे शेयर्स जो है वो फुल्ली पेड अप हो जाते हैं। ठीक है, इफ इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ फुल्ली पेड एंड पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स इज प्रोवाइडेड देन ओनली फुल्ली पेड शेयर्स आर रिडीम्ड। पार्टली पेड और फुल्ली पेड की दोनों की इन्फॉर्मेशन अगर दी हुई है तो आप ये मानोगे कि फुल्ली पेड जो शेयर्स है उनको ही रिडीम किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 6 की बात करें, रिडेम्पशन ऑफ फुल्ली कॉल्ड बट पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब उस पर अमाउंट कॉल कर दिया गया है एंड पार्टली पेड अप है। ठीक है, फुल्ली पेड अप नहीं है। मतलब ये कि अगर 10 रुपये का शेयर है उसमें से मान लेते हैं 8 रुपये आप लोगों का आया हुआ है, 2 रुपये नहीं आया हुआ है, पर शेयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे when calls in area is received by the company, if the amount of unpaid calls is received before redemption, the following entry is passed: बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, तो इसमें समझाने वाला तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एंट्री पास की हुई है क्लास 12 वाली। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स द शेयर बिकम्स फुल्ली पेड, और फुल्ली पेड हो गया तो उसके बाद आप लोग इसको रिडीम कर सकते हो जैसे आप लोग हमेशा करते आए हो। नाउ द कंपनी कैन प्रोसीड विद द रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स इन द नॉर्मल कोर्स। ठीक है, इन केस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, बाय द वे फोरफीचर की मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड कर दी है, उसमें मैंने रिवीजन नहीं करवाया है, लेकिन उसके क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उस चैप्टर के हैं, इशू फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, उसको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी वीडियो बना दिया, प्लीज़ उसको देख लेना। उतना ही कवर करना आपको, इसके अलावा कुछ कवर नहीं करना। इफ द शेयर होल्डर्स फेल टू पे अनपेड कॉल्स आफ्टर गेटिंग प्रॉपर नोटिस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स may decide to forfeit and cancel those shares instead of reissuing the forfeited shares। अगर किसी ने अमाउंट मंगाया गया है उन्होंने पे नहीं किया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके शेयर्स को कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज रिडेम्पशन ऑफ दिस शेयर्स redemption of these is due immediately or in the near future। in this case entry of forfeiture is passed as usual। मतलब कि चैप्टर नंबर 1 में जो एंट्री आप लोगों को बताई गई है वो आप लोग क्या कहते हैं, वही एंट्री आपको पास करनी रहती है। ठीक है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, कितना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करोगे, उसमें लिखा हुआ था फेस वैल्यू के बराबर क्या, तो ये लिखा होगा, ये वर्किंग नोट है बेसिकली। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको वर्किंग नोट बनाना, वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेशन में आपको नहीं दिखाना है। तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम्ड, जितना भी फेस वैल्यू है उसका, जितना आप रिडीम कर रहे हो उसका फेस वैल्यू माइनस प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू, तो ये जो अमाउंट आएगा इतना ये चला जाएगा सीआरआर में। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक और है जिस, ये भी वर्किंग नोट है, इसको भी आपको एग्जाम में बना के आना पड़ेगा। प्रॉफिट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम न्यू इशू, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर रिडीम, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर रिडीम हमने ऊपर ही पढ़ा था, सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, माइनस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, मतलब फ्री रिजर्व्स। ठीक है, उसमें प्रॉफिट उसको माइनस कर दोगे तो ये जो अमाउंट आएगा ये हो जाएगा प्रॉफिट, PROFIT,
ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो अच्छा, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। और इसके बाद हम लोग मैं अभी क्या करूँगा कि वेटेज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपके जो सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट है उनका वेटेज और पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इस पे भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पेपर पैटर्न भी हमें बता दो, तो उनको प्रिपरेशन भी ईजी हो जाएगा। इसके बाद इंटरनल कंस्ट्रक्शन प्लस अमेलगमेशन, सबसे बड़े ये वाले दोनों चैप्टर ये करना है, प्लस फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 चैप्टर है जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। आईआर ऑलमोस्ट खत्म होने को है। अमेलगमेशन का थोड़े नोट्स मैंने लिख लिए हैं तो उनको रिकॉर्ड करूँगा, फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे पूरा काम करना है। तो आप लोगों का जो 10 टू 12 डेज़ है, मुझे 10 टू 12 डेज़ आप दे दो, इसमें आप लोगों का पूरा कोर्स जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का खत्म हो जाएगा। और आज ही मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको दे दूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको ख़त्म करने की, ताकि आप लोगों के पास ना सफिशिएंट टाइम हो रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो पास नहीं हो पाओगे। क्लियर बता रहा हूँ, बहुत बच्चे फेल होते हैं इसमें, इसलिए अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहो। तो ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।